दोस्तों बहुत ही मजे की एपिसोड है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अब सब बेफिक्र हो जाओ, आपको नावल मुकम्मल मिलेगा। बस आपकी सपोर्ट होनी चाहिए। सब दोस्त जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं मजेदार एपिसोड की तरफ। सूफी के जाने के बाद आंटी मेरे पहलू में आकर बैठते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखकर कंधे को सहलाती हुई बोली, यासिर बेटा, अगर देखा जाए तो सूफी की बात बिल्कुल सही है। खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए पैसे से ज्यादा जरूरी से है तंदुरुस्ती और इज्जत होती है। अगर पैसे की बदौलत किसी को डरा धमका कर इज्जत करवाओ और शराफत की जिंदगी की बदौलत इज्जत करवाने में इतना ही फर्क है जैसे एक असली गुलाब का फूल होता है और एक नकली गुलाब का फूल होता है। देखने में दोनों गुलाब के फूल ही नजर आते हैं, मगर असल वाला अपनी खुशबू के जरिए हर किसी का दिल जीत लेता है और नकली फूल को सिर्फ दिखावे की सजावट तक महदूद रखते हैं। इसलिए बेटा, लड़ने झगड़ने मारकुटाई से अपना मकाम तो बना लोगे, मगर लोगों के दिलों में अपनी इज्जत कभी नहीं बना सकोगे। मैंने तुम्हें हमेशा अपना बेटा समझा है और मां बनकर तुम्हें नसीहत कर रही हूं। बाकी बेटा, तुम खुद समझदार हो, खुद मुख्तार हो, अच्छे बुरे का फर्क समझते हो। मैंने कहा, जी आंटी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मगर इस वक्त आपका बेटा तरक्की के इस मकाम पर पहुंच गया है जहां कदम कदम पर बिला वजह के दुश्मन रास्ते में रुकावट पैदा करना चाहते हैं। बाकी अब फिक्र मत करें, बहुत जल्द सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आंटी दुआया कलिमात कहती हुई मुझे नसीहतें करना शुरू हो गईं। कुछ देर बाद सूफी ने आकर कहा, यासिर तुम नहाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा। सूफी की बात सुनकर मेरे कुछ कहने से पहले ही आंटी ने सूफी की तायीद करते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम सफर करके आए हो, थक भी गए होगे, नहाकर फ्रेश हो जाओ। मैंने हम कहा तो सूफी बोली, आ जाओ, मैं तौलिया निकाल देती हूं और तुम्हारे कपड़े उधर भी पड़े हैं, अगर कपड़े बदलने हैं तो बता देना, मैं कपड़े भी निकाल देती हूं। आंटी के सामने यूं बेबाकी का मुजाहरा करते देखकर मैं हैरानगी से सूफी की तरफ देखता हुआ उठकर खड़ा हुआ और उसके साथ चलता हुआ कमरे की जानिब चल पड़ा। कमरे में दाखिल हुआ तो सूफी ने दरवाजा बंद करके एकदम से मेरी जानिब बढ़ी और मुझसे लिपट कर गुल्लुगीर लहजे में बोली, क्यों करते हो ऐसा? पता है, तुम्हें देखो ना तो मुझे सुकून नहीं मिलता और तुम बगैर बताए अचानक गायब हो जाते हो। तुम्हारी ये लापरवाही किसी दिन मेरी जान ले लेगी। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। मैंने सूफी की कमर को बाजुओं की गिरफ्त में लेते हुए कहा, यार मैं कौन सा कहीं जाने के गरज से था। मुझे गैब का इल्म था कि रास्ते में मुझ पर हमला हो जाएगा। मैं तो जमीनों के सिलसिले में काम कर रहा था कि अचानक मुझ पर हमला हो गया। शुक्र करो कि तुम्हारे यासिर सलामत खड़ा सामने है। सूफी रोते हुए बोली, यासिर तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मैंने कहा, यार मैं ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं। सूफी ने मेरी बात काटते हुए कहा, अगर तुम मेरे लिए जमीनें जायदादें बना रहे हो तो मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अगर झोंपड़ी में भी रखोगे तो मैं ऐसे महल्लात से ज्यादा वहां खुश रहूंगी। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ और तुम्हारी सेहत तंदुरुस्ती चाहिए। भाड़ में जाए ये पैसा, ये धन दौलत। मैंने कहा, यार मैंने तुम्हें इस दिन भी समझाया था कि मैं इस वक्त जिस मकाम पर पहुंच चुका हूं वहां से वापसी नहीं है। वापसी की सूरत में सिर्फ मौत है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा यासिर मर जाए। मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही सूफी ने तड़प कर मेरे होंठों पर हाथ रखते हुए नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं यासिर, तुम्हारे दुश्मन लगे, तुम्हें मेरी उम्र भी लगे, ऐसी बात मुंह मत निकालो। मैंने सूफी का हाथ होंठों से हटाते हुए कहा, तो फिर मेरी मजबूरियों को समझने की कोशिश करो। सूफी रोते हुए बोली, तुम भी मेरी फीलिंग, मेरे एहसासात को समझने की कोशिश करो। जब तुम बगैर बताए गायब हो जाते हो तो हर गुजरता लम्हा मेरी अजियत में इजाफा करता जाता है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरे बस में नहीं है यासिर। मैंने सूफी के गालों को हाथों के प्यालों में लेकर उसका माथा चूमते हुए कहा, एक बात कहूं, तुम मेरा हौसला हो, मेरी हिम्मत हो। ऐसी बुज़दिल लड़कियों की तरह रोती हो तो मेरा हौसला टूट जाता है, मैं कमजोर पड़ने लग जाता हूं। और मछलियों में रहकर कमजोर होने के अंजाम से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो, इसलिए बहादुर लड़कियों की तरह रहना सीखो। दुख सिख जिंदगी का हिस्सा होते हैं, उनका डट कर मुकाबला करना सीखो। मुझे बस कुछ अरसे की मोहलत दे दो, मैं सब ठीक कर लूंगा। अगर ऐसे हालात में पीछे हटा तो जो दुश्मन ताक लगाए बैठे हैं वो मुझे एक लम्हा भी सिख से जीने नहीं देंगे। सूफी बोली, यासिर हम यहां से कहीं दूर चले जाते हैं जहां पर तुम्हें कोई भी जानता ना हो। मैंने कहा, मेरी जान, ये कहने में बहुत आसान है। क्या तुम भूल गई हो कि वो लोग तुम्हें कहां पर ले गए थे? मैं जहां भी चला जाऊंगा वो मेरा पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाएंगे।
यहाँ अपने शहर में तो मैं मुकम्मल महफूज हूँ, सिक्योरिटी है, दोस्त अहबाब हैं, ताल्लुक है, किसी और जगह जाने का मतलब सोए खुदकुशी के और कुछ नहीं है। इसीलिए तुम्हें कह रहा हूं कि बस कुछ अरसे के लिए बहादुरी के साथ मेरा साथ दे दो, फिर देखना सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सूफी बोली, कैसे नॉर्मल हो जाएगा? वो इतने खतरनाक लोग हैं, उनका इतना वसी नेटवर्क है, फिर कैसे हालात ठीक कर लोगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। सूफी ने मुंह बसूरती हुई लाड भरे अंदाज में रूठ कर कहा, नहीं, मुझे तुम पर यकीन नहीं है, बस तुम बगैर बताए मुझसे दूर मत जाया करो। ये कहकर सूफी मेरे कंधे पर सर रखकर मेरे साथ चिमट गई। मैं मुस्कुराते हुए बोला, चलो, मुझे ये तो मालूम पड़ गया कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, खैर कोई बात नहीं, मुझे खुद पर यकीन है और मेरी जान तुम हो। सूफी बोली, कहीं अपने इस खुद पर यकीन को खो मत देना। मैंने कहा, जब तक यासिर में सांसें हैं, दुनिया की कोई ताकत मेरी जान को मुझसे जुदा नहीं कर सकती, इसलिए ऐसी मायूस कुन बातें मत किया करो। सूफी मुझसे अलग होकर अपने गालों को साफ करती हुई बोली, जाओ, जाकर नहा लो, मैं कपड़े निकाल देती हूं। मैंने कहा, पहले नहाने वाला तो कर दो। सूफी ने घूरते हुए थप्पड़ कसते हुए कहा, जाते हो कि लगाऊं एक? मैंने डरने वाले अंदाज में दोनों हाथ आगे करते हुए अच्छा अच्छा कहकर वॉशरूम की तरफ जाते हुए कहा, मेरे कपड़े मत निकालना, मैं यही पहन लूंगा, वैसे भी जाकर सोना है। सूफी बोली, कुछ नहीं होता, तुम कौन सा अभी जा रहे हो? मैंने कंधे उचक्का कर ओके कहकर वॉशरूम में दाखिल हो गया। कुछ देर में नहाकर निकला तो बेड पर पड़ी शलवार कमीज पहनकर बाल बनाने लगा। दो दांत टूटने की वजह से मुझे मुंह के अंदर अजीब सा एहसास हो रहा था। डॉक्टर ने 3 माह बाद दांत लगवाने का कहा था, वरना मैंने दांत लगवा कर ही लिए थे। मैं तो इस बात पर शुक्र अदा कर रहा था कि कहीं सामने वाले दांत नहीं टूट गए, वरना मुझे 3 महीने तक मुंह छुपा कर फिरना पड़ता। कुछ ही देर में सूफी कमरे में खाना लेकर आई। सूफी ने यखनी इतनी मजेदार बनाई थी कि मुझे सबीहा खातून के घर की यखनी भूल गई थी। खाने के दौरान सूफी बोली, यासिर, सुबह जब गोश्त मंगवाओगे तो राशन भी मंगवा देना, राशन तकरीबन खत्म होने को है। मैंने कहा, कोई हाल नहीं तुम्हारा, तुम भाई को कह देती वो मंगवा देना। सूफी बोली, मुझे तो तुम्हें भी ये बात कहते शर्म महसूस हो रही है, कसर भाई को मैं कैसे कह सकती थी? मैंने सूफी को घूरते हुए कहा, शर्म तो नहीं आती ये बात करते हुए, मुझसे किस बात की शर्म महसूस होती है? क्या तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है? सूफी बोली, अभी मेरा तुम पर यह हक नहीं है कि मैं तुमसे ऐसी फरमाइश करूं। मैंने कहा, वो क्यों जी? सूफी बोली, अब भी बच्चे मत बनूं, जैसे तुम में खुददारी है ऐसे मुझ में भी खुददारी है। जब तुम्हारे साथ शादी हो जाएगी तब मेरा तुम पर हर चीज का हक होगा। अगर मैं तुम्हें कहूं कि बैंक से मेरे अकाउंट में से मुझे पैसे निकलवा कर ला दो और फिर मकान रेंट पर चढ़ा दो, तुम मेरी ये बातें नहीं मानोगे। ये कहकर सूफी अलमारी की तरफ बढ़ी, जबकि मैं जेर लब मुस्कुराने लगा। कुछ ही देर में सूफी ने चेक लाकर मुझे पकड़ाते हुए कहा, ये लो, सुबह किसी को भेज कर कैश करवा लेना। मैंने चेक पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, ओके जी, हो जाएगा कैश। सूफी ने मशकूक अंदाज में देखते हुए कहा, कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? मैंने हंसी पर कंट्रोल करते हुए कहा, जाने दो यार, मैं कौन सा तुम्हारे पैसे लेकर भाग रहा हूं। सूफी ने मेरे घुटने पर मुक्का मारते हुए कहा, मैं जो कह रही हूं तुम अच्छी तरह समझ रहे हो, बात को घुमाओ मत। मैंने कहा, यार, अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो ये लो, खुद कैश करवा लेना। सूफी बोली, ओके, इसमें से 50,000 तुम रख लेना जो इस दिन मुझे दिया था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सारे ही ना रख लूं? सूफी ने घूरते हुए कहा, यासिर, कभी संजीदा भी हुआ करो, मैं मजाक नहीं कर रही, जो तुम मेरी बातों को मजाक में उड़ा रहे हो। मैंने कहा, यार, अब मैंने क्या मजाक कर दिया है जो इतनी सीख पा हो रही हो? सूफी बोली, मैं तुम्हारे अंदर रहती हूं, इसलिए मेरे साथ चालाकियां मत किया करो, मुझे पता है कि तुमने क्या करना है। मैं हंसते हुए बोला, अच्छा बताओ, मैंने क्या करना है? सूफी बोली, यही कि अपने पास से पैसे देकर मुझे यही कहोगे कि ये बैंक से निकलवाए हैं। सूफी की बात सुनकर बेसाख्ता मेरी हंसी निकल गई। सूफी ने रूठने वाले अंदाज में कहा, देखा, मैं सच सोच रही थी ना कि तुमने ऐसे ही मुझे बेवकूफ बनाना है। ला उधर दे, मैं खुद कैश करवा लूंगी। ये कहकर सूफी मुझसे चेक पकड़ने लगी तो मैंने जल्दी से चेक साइड टेबल पर रखते हुए कहा,
यार जाने दे, जब मैंने कहा है कि सुबह निकलवाएगा फिर शक क्यों कर रही हो। सूफी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने सर पर रखते हुए कहा, खाओ, मेरी किस्म चेक कैश करवाओगे और उन्हीं पैसों से राशन मंगवा कर दोगे। मैंने लम्हा भर सोचने के बाद कहा, ओके, तुम्हारी किस्म चेक कैश करवाऊंगा, अब तो यकीन कर लो। सूफी ने मशकूक अंदाज में मेरी जानिब देखते हुए कहा, लग जाएगा पता, मैं कौन सा बैंक नहीं जा सकती। मैंने कहा, अच्छा, अब इस टॉपिक को बंद करो, कोई और बात करो, इतने दिनों बाद आया हूं, कोई मोहब्बत भरी रोमांस भरी बातें करो, आयु ही लड़ती रहूंगी। सूफी बोली, मुझे तुम पर जितना गुस्सा था, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो बच गए हो। अगर मुझे तुम्हारे बूढ़ी मुंह का ख्याल न होता तो तुम्हारा जो हाल करना था, दोबारा मुझे तंग करने की हिम्मत नहीं होती। सूफी की बूढ़ी मुंह, टूटे दांतों वाला मुंह की बात सुनकर बेसाख्ता मेरी हंसी निकल गई। मुझे हंसते देखकर सूफी दोबारा बोली, बूढ़ा मुंह कहने में क्या हर्ज है। ये कहकर वो भी हंसने लग गई। मैंने हंसी पर कंट्रोल करते हुए कहा, बड़ी संगदिल हो, एक तो मेरे दांत टूट गए हैं, ऊपर से तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। सूफी बोली, शुक्र करो अगले दांत नहीं टूटे, अगर वो टूट जाते तो फिर सब ने ही तुम्हारा मजाक उड़ाना था। मैं हंसते हुए बोला, वैसे मैं भी इस चीज का शुक्र अदा करता हूं कि अगले दांतों की बचत हो गई, वरना मुंह लपेट कर फिरना पड़ता। सूफी बोली, वैसे तुम्हारे मुंह पर कौन सी चीज लगी थी जिसकी वजह से दांत तक टूट गए। मैंने झूठ बोलते हुए कहा, जो बड़ी वाली गिन होती है ना, इसका बट लगा था। सूफी बोली, तुमने कुछ नहीं किया। मैंने कहा, करना क्या था, 2 बूंदों को अगले जहां भेज दिया। सूफी ने कानों पर हाथ रखकर कहा, हाय यासिर, तुम्हें उनकी जान लेते हुए जरा सा भी तरस नहीं आया। मैंने कहा, अगर मैं उन्हें न मारता तो उन्होंने मुझे मार डालना था, अब अपनी जान बचाने के लिए उनका मरना जरूरी था। सूफी मुझे घूरती हुई बोली, यासिर, तुम्हारी किस्म, अगर तुम मेरी जान न होते तो ये सुनकर मैंने तुमसे किनारा कशी इख्तियार कर ली होती। तुम खूनी हो, मगर क्या करूं, मेरी रग रग में बस चुके हो, इसीलिए तुम्हारे सितम बर्दाश्त करती रहती हूं। मैंने कहा, अगर तुम मेरी जान न होती तो किनारा कशी वाली बात सुनकर मैंने तेरी जान ले लेनी थी, अब दोबारा मजाक में भी ये बात मत करना। सूफी बोली, हाय सदके जाऊं, कितनी तकलीफ हुई है, मेरी बात सुनकर जो तुम मेरे साथ करते हो तब मुझे इससे कई गुना ज्यादा तकलीफ होती है। मैंने मुंह बिसूरते हुए कहा, तुम फिर से शुरू हो गई हो। सूफी बोली, मैं तो तुम्हारे बात का जवाब दे रही हूं। मैं बेड पर चौकड़ी मार कर बैठा हुआ था, जबकि सूफी मेरे करीब ही टांगे लटका कर बैठी हुई थी। मैंने टांगे सीधी करके एक टांग सूफी की गोद में रखी, दूसरी टांग उसके पीछे रखते हुए पीछे टेक लगाकर बाजू रखकर बोला, अच्छा चलो फिर मेरी टांगें दबाओ, बहुत थक गया हूं। सूफी ने हंसते हुए मेरी टांग पर दोनों हाथ रखकर कहा, क्या कहा, जरा फिर से कहना। मैंने कहा, क्यों, तुम ऊंचा सुनती हो। सूफी बोली, हाँ जी, ऊंचा सुनती हूं। मैंने टांग पीछे खींचते हुए कहा, उधर मेरे मुंह के करीब अपना कान करो, फिर कहता हूं। सूफी ने जल्दी से मेरी टांग को मजबूती से पकड़कर अपनी गोद में रखा और नाक चढ़ाते हुए नफी में सर हिलाकर बोली, नहीं जी, मैं यहां ही ठीक हूं। मैंने कहा, दोबारा तुम्हें फिर से समझ नहीं आई इसलिए कह रहा हूं। सूफी मुस्कुराते हुए बोली, मैं इतना भी ऊंचा नहीं सुनती कि मुझे समझ ना आए, तुम वैसे ही कह दो, मैं वहीं सुन लूंगी। मैंने कहा, जान जी, मैं बहुत थक गया हूं, मेरी टांगें दबा दोगी। सूफी हंसते हुए बोली, बालिफ़े सदके जाऊं, काश ऐसी खिदमत करने का मौका रोज मिले। मैंने कहा, रोज रोज टांगें दबाओगी तो उगता जाओगी। सूफी ने हाय कहकर गुनगुनाते हुए कहा, तीनों सजदे करन नोजी करदा, गैर सोचनी आन तो दादाती नहीं। मैं हंसते हुए बोला, वाजी वाह, मेरी बेगम तो नशीली होने के साथ साथ सुरीली भी है। सूफी बोली, ये गाना नहीं, मेरे दिल की आवाज है, तुम उकताने की बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हें देख देख कर जीती हूं। मैंने कहा, अच्छा जी। सूफी बोली, हाँ जी। मैंने कहा, चलो फिर टांगे दबाने को रहने दो और कुछ देर मेरे साथ आकर लेट जाओ, फिर मैं जाकर सुना भी है। सूफी बोली, नहीं जी, मैं यहां ही ठीक हूं, यहां बैठे कौन सी बातें नहीं हो रही है। मैंने रूठने वाले अंदाज में कहा, मर्जी है तुम्हारी, अब मेरे साथ लेटना भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता। सूफी बोली, अच्छा तो बहुत लगता है, मगर उसके बाद तुम खुद तो चले जाते हो, बाद में सारी रात करवटें बदलती रहती हो। मैंने कहा, खुद ही तो तुमने मुझे मना कर दिया था कि आइंदा ना तो तुम्हें आजाद होने का कहना है
और ना ही कुछ और करना, वरना मैं तो तुम्हें फारिग करके ही जाता हूँ। सूफी जयपत्ती हुए मेरे मुंह पर मुक्का मारती हुई बोली, बेतमीज, शर्म तो नहीं आती गंदी बातें करते हुए। मैंने कहा, लो जी, अब कौन सी गंदी बात कर दी? सूफी बोली, ज्यादा शोखी मत बनाकर। मैं जिस वजह से रोका था वो तुम भी अच्छे जानते हो। मैंने कहा, अब तुम मेरे पहलू में आ रही हो या मैं जाऊं? सूफी ने मेरी टांग गोद से हटाते हुए बोली, रुको, मैं बाहर देख कर आती हूं। मैंने टांग खींचते हुए कहा, क्या देखने जा रही हो? सूफी बोली, अपने लोगों को देखने जा रही हूं। मैंने हम कहकर खामोश हो गया। सूफी ने सुर्ख और ब्लैक कलर का खद्दर का प्रिंट सूट पहन रखा था। हालांकि सूट सादा सा था, मगर सूफी पर बहुत जच रहा था। कुछ ही देर बाद सूफी कमरे में दाखिल हुई और दरवाजा लॉक करके मेरे पहलू में आकर लेट गई। मैंने सूफी की जानिब करवट लेकर इसे बाजुओं में भरकर अपने साथ लगाते हुए बोला, जो सुकून यूं मिलता है वो दौर बैठे नहीं मिलता। सूफी बोली, तभी जब दिल करता है गायब हो जाते हो। मैंने सूफी को कहा, अब बस भी कर दो, बार बार इसी बात को दोहराते रहना है। मैंने तुम्हें मोहब्बत भरी बातें करने के लिए अपने साथ लुटाया है, लड़ने के लिए नहीं। रात 1 बजे तक मैं सूफी के पास ही रहा। 1 बजे के बाद मैं सूफी के कमरे से निकलकर दूसरे पोर्शन में आकर अपने कमरे में आ गया। सब अपने अपने कमरों में बंद थे। शगो को मैंने रात को आने का कहा था, वो भी शायद कमरे का चक्कर लगा लगा कर मायूस होकर सो चुकी थी। कमरे में आकर सोफे पर पड़े बेग की जानिब बढ़ा। लाहौर से आते हुए सबीहा खातून ने मेरे लिए बेग तैयार किया था, जिसमें नए सूट थे और वो मोबाइल भी था जो सबीहा खातून ने नया लेकर दिया था, जबकि मेरा अपना पुराना मोबाइल भी अफवाह इसी बेग में था। मैंने बेग खोलकर दोनों मोबाइल और मेडिसिन का शापर निकाला और बेड पर बैठकर मेडिसिन लेने लगा। मेडिसिन लेने के बाद मैं नया मोबाइल डब्बे से निकालने लगा। पुराना मोबाइल अभी तक बंद ही पड़ा था, क्योंकि एक तो सबीहा खातून की मौजूदगी में सूफी से बात नहीं कर सकता था। ये नहीं कि सबीहा खातून ने मुझे मना किया था, मैं इससे डरते हुए इसके सामने सूफी से बात नहीं कर सकता था। बस वैसे ही इसके सामने सूफी से खिलकर बात नहीं हो पाती थी, इसलिए मैंने नंबर बंद रखने में ही बेहतरी समझी। दूसरा, मेरा ये भी ख्याल था कि घर जाकर सूफी को सरप्राइज दूंगा। मोबाइल को डब्बे से निकालकर इसे ऑन करने के बाद इसे उल्टे सीधे हाथों में मारते हुए इसके फंक्शन चेक करने में मसरूफ हो गया। कुछ फंक्शन तो मुझे समझ आ रही थी और कुछ फंक्शन समझ से ही बाहर थे। आखिर ये सोचकर मोबाइल रख दिया कि कहीं कोई अलिफाल्टा फेर ना ले बैठूं। मोबाइल रखने के बाद मैं पुराना मोबाइल उठाकर इसे ऑन करने के बाद इसे साइड टेबल पर रखकर लेट गया। लेटकर आंटी और सूफी की बातों पर गौर करने लगा। उनकी बातें अपनी जगह पर ठीक थीं। इस वक्त मैं वाकई अफरा-तफरी के आलम में जिंदगी गुजार रहा था। घर से बाहर निकलते ही खतरात में घर जाता था, कहीं अकेला घूम फिर नहीं सकता था। हर लम्हा हमला होने का खतरा सर पर मंडलाता रहता था। कभी कभार तो मैं खुद इस जिंदगी से उगता जाता था। दिल करता था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहले जैसी मनचली आजादाना जिंदगी गुजारूं, जिसमें कोई फिक्र न कोई फाका, मगर अब ये ख्वाब में ही हो सकता था, क्योंकि इस वक्त में अजीब से झंझट में फंस चुका था, जिससे बाहर निकलने में काफी वक्त लगना था। सोच की कड़ी मिलते ही हामे रथ के भांजे जफरी से जा मिली, साथ ही इसकी मार भी याद आने लगी। मार याद आते ही मेरे दिमाग को कुछ होने लगा। बेशक मैंने इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी, मगर हकीकी मानों में वही जीता था और मैं जीत कर भी खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। जफरी के बारे में सोचना शुरू होते ही मैं अजियत में मुब्तला हो जाता, चाहकर भी इस ख्याल को दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। अगर मेडिसिन नाली होती तो शायद ये अजियत मुझे सारी रात ना सोने देती, मगर मेडिसिन में शायद नींद की गोली शामिल थी, जिसकी वजह से नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। सुबह मोबाइल की बेल बजने पर मेरी आंख खिली तो मैंने मोबाइल उठाया और नींद बंद आंखों से स्क्रीन पर नंबर देखा तो सबीहा खातून का नंबर था। मैंने कॉल अटेंड करके गुनूदा भरे अंदाज में हेलो कहा तो सबीहा खातून भी गुनूदा भरी आवाज में गुड मॉर्निंग जान कहकर बोली, शुक्र है नंबर ऑन कर लिया। मैं रात को काफी देर तक तुम्हें कॉल करती रही, मगर तुम्हारा नंबर ही बंद था। मैंने कहा, मोबाइल बैग में था, मुझे याद ही नहीं रहा निकालने का। रात देर तक घर वालों से बातें करता रहा। जब सोने लगा तो मैंने मोबाइल निकाल कर ऑन किया था। तुम सो चुकी होगी ये सोच कर तुम्हें कॉल नहीं की। सबीहा खातून बोली, हाँ जानी, मैं 12 बजे सो गई थी। अच्छा खैर छोड़ो उन बातों को, ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है?
रात को मेडिसिन ली थी? मैंने कहा, हाँ ली थी और तबीयत भी ठीक है। सबीहा खातून बोली, डॉक्टर ने जो परहेज बताया था इस पर बाकायदगी से अमल करते रहना, किसी भी मामले में लापरवाही मत बरतना। मैंने कहा, हाँ अभी तक तो परहेज ही कर रहा हूं। सबीहा खातून बोली, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझे बता देना, शर्माते मत रहना। मैंने कहा, फिलहाल तो किसी चीज की जरूरत नहीं, अगर हुई तो बता दूंगा। सबीहा खातून बोली, अच्छा सुनो, कल मैं जल्दी में वापस आ गई थी, घर आकर मुझे याद आया मगर तुम्हारा नंबर ही बंद था, इसलिए तुमसे बात भी नहीं हो सकी। मैं देसी घी और 2 बकरे भिजवा रही हूं, गार्ड्स वहां बकरे ज़बीहा करवा कर तुम्हें गोश्त दे जाएंगे। मैंने कहा, यार रहने दो, मैं खुद ही यहां से मंगवा लूंगा, पहले तुमने मेरे लिए इतना किया है। सबीहा खातून बोली, शट अप यार, ऐसी फजूल बातें मत किया करो, मैंने जो भी किया है और जो कर रही हूं वो तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने सुकून के लिए कर रही हूं, इसलिए आइंदा ये एहसान वाली बात मत करना। मैंने जेर लब मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा जी नहीं करूंगा, मगर एक साथ इतना सारा गोश्त में कहाँ रखूंगा, और इतना सारा गोश्त खाकर मुझे तो वैसे ही गर्मी हो जाती है। सबीहा खातून हंसते हुए बोली, गर्मी की फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें गर्मी नहीं होती। मैंने कहा, यानी मुझे होने वाली गर्मी का इंतजाम पहले से है? सबीहा खातून ने कहका लगाकर हंसते हुए कहा, हाँ जी पूरा पूरा इंतजाम है। मैंने कहा, यार मजाक कर रहा था, इतना गोश्त कहाँ रखूंगा? सबीहा खातून बोली, क्यों घर में फ्रीजर नहीं है? मैंने कहा, वो तो है मगर। सबीहा खातून बोली, अगर मगर छोड़ो, गोश्त फरीज करवा लेना, मैं इसलिए इकट्ठा गोश्त भिजवा रही हूं कि बाजार से पता नहीं किस तरह के जानवरों का गोश्त मिलता है, ऐसे अपनी मर्जी के तंदुरुस्त जानवर ज़बीहा करवा कर तसल्ली तो रहती है कि गोश्त ठीक है। मैं तो घर पर भी ऐसे ही करती हूँ, गांव से तंदुरुस्त बकरे लेकर ज़बीहा करवा कर गोश्त फरीज करवा लेती हूँ। मैंने कहा, अच्छा जी, जो जनाब का हुक्म। अच्छा बात सुनो, मुझे एक काम था। सबीहा खातून चौंक कर बोली, हुक्म करो मेरी जान। मैंने कहा, यार मेरी एक ख्वाहिश है, बल्कि एक तमन्ना, अगर तुम पूरी करवा दो तो तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सबीहा खातून ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा, लगता है तुमने बाज नहीं आना, जाओ बात नहीं करनी। ये कहते ही सबीहा खातून ने कॉल बंद कर दी। मैंने मुस्कुराते हुए दोबारा कॉल मलाई तो सबीहा खातून ने कॉल अटेंड करके कहा, हाँ जी फरमाओ। मैंने कहा, यार नाराज क्यों हो गई हो? नाराज होने की वजह तो बता दो। सबीहा खातून बोली, जब तुम यूं गैरों जैसी बातें करते हो तो मुझे यूं लगता है कि तुम्हारी नजर में मेरी मोहब्बत, मेरी तवज्जो, मेरे खुलूस की कोई अहमियत नहीं है। कितनी दफा तुम्हें मना कर चुकी हूं कि मेरे साथ एहसान वाली बात मत किया करो, मगर तुम हो कि तुम्हें मेरी बात की समझ ही नहीं आती। मैं हंसते हुए बोला, अच्छा सॉरी यार, आइंदा नहीं कहूंगा, बस यूं ही मुंह से निकल गया था। बाकी ईमान से तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी कदर जितनी मेरे दिल में है ये मैं जानता हूं या ऊपर वाला जानता है, अगर यकीन न हो तो कभी आजमा कर देख लेना। सबीहा खातून बोली, जिससे मोहब्बत हो इसे आजमाइश में नहीं डालते, मोहब्बत हो तो वो खुद ही महसूस हो जाती है। मैं मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा यार, कहा ना कि अनजाने में मेरे मुंह से निकल गया था, मुआफी मिल सकती है कि नहीं? सबीहा खातून ने मेरी बात को दोहराते हुए कहा, मुंह से निकल गया था? अच्छा बताओ क्या कहना था? मैं मुस्कुराते हुए बोला, पहले अपना मौत ठीक करो फिर बताता हूं। सबीहा खातून बोली, मेरा मौत ठीक है, तुम बात करो। मैंने कहा, मुझे मार्शल आर्ट्स की मुकम्मल ट्रेनिंग करनी है, मैं मार्शल आर्ट्स का ब्लैक बेल्ट फाइटर बनना चाहता हूं। सबीहा खातून बोली, क्यों, तुमने तो ट्रेनिंग कर रखी थी, क्या ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं की थी? मैंने कहा, नहीं मुकम्मल कहाँ की थी, तब तो बस थोड़े बहुत दाव पेच सीखे थे कि तुमने अचानक लाहौर जाने का प्रोग्राम बना लिया था। इसके बाद तुम्हें पता ही है कि क्या हालात पैदा हो गए थे, मगर अब मुझे मुकम्मल ट्रेनिंग लेनी है, चाहे जितनी भी मुश्किलात झेलनी पड़ें। सबीहा खातून ने मेरी बात को मजाक में लेते हुए हंसते हुए कहा, बालिफे, मेरी जान को अचानक मार्शल आर्ट सीखने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे मैंने कहा, हाँ, मैं रथ के भांजे से फाइट करके इसे हकीकी मानों में शिकस्त देनी है, इसलिए मुझे मुकम्मल फाइटर बनना है। मेरी बात सुनकर सबीहा खातून पर हंसी का दौरा पड़ गया, वो तसलसल से कहकहे लगाकर हंसती रही। चंद लम्हों बाद मैंने इसे टोकते हुए कहा,
यार मैं संजीदा हूं और तुम मेरी बात पर हंसे जा रही हो। सबीहा खातून बोली, हंसो ना तो और क्या करूं? एक अपाहज लड़के से फाइट करने के लिए तुमने साल भर की मेहनत करके मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेनी है, और वो भी इस शख्स के लिए जो खुद से उठकर बैठ भी नहीं सकता। क्या हो गया है यासिर? तुम ठीक तो हो? मैंने कहा, यार मैं बिल्कुल ठीक हूं, होशो हवास में हूं, तुमने मेरी पूरी बात सुनी ही कहा है। सबीहा खातून ने हंसी पर कंट्रोल करते हुए गला खनकार कर कहा, हाँ जी सुनाओ पूरी बात। मैंने कहा, ये बात सच है कि मैं इसके लड़के से ही दोबारा फाइट करने के लिए मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूं, मगर इसे तंदुरुस्त करके ही इससे फाइट करूंगा। मेरे को मारना होता तो मैं इस पंगे में क्यों पड़ता? चाहे जैसा भी हो, इस लड़के को सेहतमंद तो करना है। मैं इससे फाइट करूंगा जब वो खुद फाइट करने के लिए पूरी तरह फिट हो जाएगा। इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये दोनों काम तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता। सबीहा खातून बोली, मगर मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर दोबारा तुम इस लड़के के साथ क्यों लड़ना चाहते हो? अगर उसकी जान लेना मकसूद है तो उसके सर में गोली मारकर इसे मारकर अपना गुस्सा ठंडा कर लो। मैंने कहा, नहीं यार, इसे ऐसी मौत मारना मेरे नजदीक बुज़दिली है। इस लड़के ने जिस अंदाज से मुझे पीटा है, मेरा सारा गुरूर, मेरी हर चीज मिट्टी में मिलाकर रख दी है। जब तक मैं इसे आजादाना फाइट में शिकस्त नहीं दे देता मुझे सुकून नहीं मिलेगा, वरना ये एहसास कमतरी मुझे नफसियाती मरीज बना देगी। अगर तुम्हें मेरी जान अजीज है तो बस मेरा ये काम कर दो, वरना अनकरीब तुम मुझे लेकर मेंटल अस्पताल के चक्कर लगाती रहोगी। बात करते करते मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया था। सबीहा खातून ने मेरी फीलिंग और मेरे लहजे को महसूस करते हुए कहा, ओके ओके, कूल डाउन, पहले तो तुम अपने जज्बात पर कंट्रोल करना सीखो। ऐसी छोटी मोटी बातों को इतना दिमाग पर सवार नहीं करते। मैं एकदम से चिल्लाते हुए बोला, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये मेरी इज्जत, मेरी अना की बात है। मैं जो अब तक खुद को बहुत बड़ा सूरमा समझता आ रहा था, इस लड़के से मार खाने के बाद मैं खुद को बेबस, लाचार, कमजोर, बुज़दिल इंसान समझने लग गया हूं। तुम मेरे जज्बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? क्या तुम चाहती हो कि मैं इस बोझ को लेकर हमेशा के लिए बिस्तर के साथ लग जाऊं? मैं जब भी आईने के सामने खड़ा होकर अपनी शक्ल देखता हूं तो मैं नदामत का मारा खुद से नजरें नहीं मिला पाता। सबीहा खातून घबरा कर बोली, अच्छा अच्छा मेरी जान, तुम जैसी कहोगे वैसे ही होगा, प्लीज रिलैक्स हो जाओ। पहले तुम पूरी तरह तंदुरुस्त हो जाओ। इस दौरान में इस लड़के को चेक भारत मंगवा कर उसका भी इलाज शुरू करवाती हूँ, और जहाजेब खान से बात करके तुम्हारी ट्रेनिंग का भी इंतजाम करवाती हूँ। अब मेरी जान खुश हो? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, हम, मगर सबीहा मेरी इस बात को संजीदा लेना, वरना बाद में तुम्हारे पास सोए पछतावे के कुछ नहीं बचेगा। सबीहा खातून बोली, ओके ओके मेरी जान, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मुझे कुछ अजीज नहीं, प्लीज रिलैक्स हो जाओ। डॉक्टर ने तुम्हें ऊंचा बोलने से सख्ती से मना किया था। चलो शाबाश मेरी जान, ऐसा करो, उठकर पानी पियो और बिल्कुल रिलैक्स होकर नाश्ता वगैरह करो, और तुम जैसे चाहते हो समझो सब वैसे ही होगा। सबीहा खातून मुझे रिलैक्स कराने के बाद बोली, ओके मैं दोबारा कॉल करती हूँ, तब तक तुम नाश्ता वगैरह कर लो। मैंने हम कहकर कॉल बंद की और दोनों हाथों से सर पकड़कर अपनी कैफियत पर कंट्रोल करने लगा। मजीद कुछ देर इसी कैफियत में बैठे रहने के बाद मैं उठकर वॉशरूम चला गया। नहाकर फ्रेश होने के बाद मैंने ट्रैक सूट पहन लिया। तभी मोबाइल की बेल बजी तो मैं मोबाइल की जानिब बढ़ा। मोबाइल उठाकर नंबर देखा तो शादी का नंबर था। मैंने कॉल अटेंड करके हेलो कहा तो शादी जज्बाती अंदाज में बोला, शुक्र है तेरा नंबर ऑन हुआ, किधर है तू? अभी तक वापस नहीं आया। मैंने कहा, रात को वापसी हुई है, अभी मोबाइल की बेल सुनकर उठा हूं। शादी बोला, अब तेरी तबीयत कैसी है? मैंने कहा, हाँ ठीक हूं, मैं कुछ देर तक डेरे पर आता हूं। शादी बोला, तुम आने को रहने दो, मैं खुद आता हूं तुझे मिलने। मैंने कहा, ठीक है, कब तक आ रहे हो? शादी बोला, मैं अभी चौधरी साहिब की हवेली पर जाने लगा था। चौधरी साहिब ने किसी काम के सिलसिले में बुलवाया है, वहां से फारिग होकर तुझे कॉल करके आता हूं। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी तब तक नहाकर फ्रेश हो जाता हूं। फोन बंद करके मैंने सूफी के नंबर पर कॉल करके नाश्ते में अंडा ब्रेड बनाने का कहा। फिर अलमारी की तरफ बढ़ा और अलमारी से पैसे निकाल कर पर्स में डाले और कागज पर राशन की तफसील लिखकर कमरे से बाहर निकला। ड्राइंग रूम में जरीना और शगो सफाई करने में मसरूफ थीं। मुझे देखकर दोनों ने ई सलाम साहिब जी कहा।
मैंने सलाम का जवाब देते हुए कहा, भाभी उठ गई हैं या नहीं? जरीना बोली, जी साहिब जी उठ गई हैं, कुछ देर पहले बड़े साहिब जी के लिए नाश्ता बनाकर कमरे में गई है। मैंने हम कहकर कहा, मेरे कुछ खास दोस्त आ रहे हैं, मेरे कमरे की अच्छी तरह सफाई वगैरह कर देना और बाहर जाकर अपने शौहर काका को बिला कर लाना, इसे बाजार भेजना है। जरीना ने जी साहिब जी कहकर शगो की तरफ देखते हुए कहा, शगो तुम जाकर साहिब जी के कमरे की सफाई करो, मैं काका को बिला कर लाती हूँ। ये कहकर जरीना तेज तेज चलती हुई बाहर की जानिब चल पड़ी, जबकि शगो मेरे करीब आकर बोली, साहिब जी क्या आपको चोट वगैरह लगी है? मैंने कहा, नहीं तो। शगो बोली, कल जब आप आराम से सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो मुझे लगा शायद आपको चोट लग गई है, जो इतने आराम से सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, मैं यही पूछने के लिए छत पर गई थी। मैंने कहा, नहीं मुझे चोट नहीं लगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए ऐसे चढ़ रहा था, तुम जाकर मेरे कमरे की सफाई करो, कुछ देर में मेरे दोस्त आने वाले हैं। शगो मजीद कुछ कहना चाह रही थी मगर मेरी बात सुनकर जी साहिब जी कहकर कमरे की जानिब चल पड़ी। इसी दौरान जरीना के हमरा काका अंदर दाखिल हुआ और मेरे करीब आकर अदब से सलाम करके बोला, जी साहिब जी आपने मुझे बुलवाया था। मैंने जेब से पर्स निकाल कर इसमें से पैसे निकाले और काका को पकड़ाते हुए कहा, ड्राइवर और एक गार्ड को अपने साथ ले जाओ और ये पैसे और पर्ची है, इस पर राशन की मुकम्मल तफसील लिखी है, ये राशन लाकर जरीना के हाथ दो, दूसरी तरफ आंटी लोगों के यहाँ भेज देना और मजीद अच्छे किस्म के फल और बेकरी से कुछ लवाजमात और कोल्ड ड्रिंक्स ले आना, उनमें से आधा सामान उधर ही रख लेना और आधा सामान राशन के साथ ही आंटी लोगों की जानिब पहुंचा देना। ये कहकर मैं जरीना की तरफ मुतवज्जे होकर बोला, यहाँ राशन की जरूरत तो नहीं? जरीना बोली, नहीं साहिब जी, 2 दिन पहले ही बड़े साहिब जी ने मंगवाया था। मैंने हम कहकर काका और जरीना को दोबारा मुकम्मल तफसील से समझाने के बाद सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगा। दूसरी जानिब पहुंचा तो आंटी और माही ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी, जबकि सूफी और गिलजेब गायब थी। मुझे सीढ़ियां उतरते देखकर माही उठकर मेरी जानिब बढ़ने लगी तो मैंने दौर से हाथ का इशारा करते हुए इसे मना करते हुए कहा कि मैं खुद ही एहतियात से उतर रहा हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर भी माही सीढ़ियां फलांगती हुई मेरे करीब पहुंचकर मेरे साथ साथ सीढ़ियां उतरने लगी। मैंने सूफी का पता पूछा तो माही बोली, आपी और गिलजेब किचन में आपके लिए नाश्ता बना रही है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या इतना ज्यादा नाश्ता बना रही है जो दोनों मसरूफ हैं? माही हंसते हुए बोली, नाश्ता तो आपी बना रही है, गिलजेब तो वैसे ही आपी के पास खड़ी बातें कर रही है। मैंने हम कहकर खामोश हो गया। नीचे पहुंचकर आंटी से सलाम दुआ लेने के बाद मैं वहीं आंटी के पास बैठकर नॉर्मल बातों में मसरूफ हो गया। कुछ देर में सूफी नाश्ता लेकर आ गई। नाश्ता करने के दौरान हमारे दरमियान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें होती रहीं। तकरीबन 1.5 घंटे बाद